सुबह जब नींद खुली तो धैर्या उसके पास नहीं थी। उसने आसपास देखा, बिस्तर का एक कोना पूरी तरह ठंडा था, जिससे पता चल रहा था कि उसकी पत्नी कब की उठकर वहां से जा चुकी है। वो उठकर खड़ा हुआ और पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। जब धैर्या है उसे कहीं नहीं मिली तो वह पीछे की तरफ बने गार्डन में चला गया। वहां जाकर उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। धैर्या ने व्हाइट कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक लोवर पहनी थी। उसके सारे बाल ऊंची पोनीटेल में बने थे और वो हरी घास पर खड़े होकर योगा कर रही थी। सूरज अभी भी पूरी तरह आसमान में नहीं आया था, इसलिए लाल रोशनी धैर्या के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखा रही थी। कल सिद्धार्थ ने धैर्या को कहा था कि उसने योगा करना बंद कर दिया है, इस कारण उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। योगा एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी अनहेल्दी इंसान के लिए उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा जरिया होता है। वायु धीमी कदमों से उसके पास पड़ गया। धैर्या की आंखें बंद थी और वह अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ जोड़कर अपने एक पैर पर खड़ी थी। उसके खड़े होने के पोस्चर से उसका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था, जिससे वायु की नजर बिल्कुल हट नहीं रही थी। उसने जाकर पीछे से उसको बाहों में भर लिया। अचानक हुए अपने साथ उस काम से धैर्या हिल गई और लगभग वो गिरने ही वाली थी। वायु ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसी, जिससे धैर्या गिरने से बच गई। उसने मुड़कर वायु को देखा और कहा, आपने हमें डरा दिया। वायु उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो तुम मुझसे डरती हो, पर कल कोई कह रहा था कि वह मुझसे नहीं डरता। धैर्या ने मुंह बनाया और कहा, ठीक है, अब आप अपनी बातों में हमें उलझाना बंद कीजिए, हम बहुत थक गए हैं, अब हमें जाकर शावर लेना है। उसने इतना ही कहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पैर अब जमीन पर नहीं है। वायु उसे अपनी गोद में उठाते हुए अंदर ले जा रहा था। उसने कहा, पर तुम्हारे हाथों में अभी भी पट्टी है, तुम कैसे शावर लोगी? धैर्या ने अपने हाथों की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, वह ठीक हो गए हैं, पर आप हमें पट्टी हटाने ही नहीं दे रहे, आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। वायु जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर वायु और धैर्या शांति से बैठे थे। धैर्या वायु से कुछ कहना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे। वायु कब से उसे नोटिस कर रहा था। उसने उसे जूस पिलाते हुए कहा, अब इतना भी मत सोचो, जल्दी बताओ क्या कहना है। धैर्या ने अपनी आंखें उठाई और कहा, हमने आपको बताया था ना कि हमारे साथ हमारी दीदी रहती है। वायु ने याद किया और कहा, हाँ तुमने बताया था। धैर्या ने कहा, वो आज वापस आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले, तो क्या आप यहाँ आना बंद कर सकते हैं? सुबह सुबह ही उसने अपना फोन चेक किया था, जिसमें सिद्धार्थ का बड़ा सा मैसेज था कि उसकी बेटियां और दीदी वापस आ रहे हैं, और उन्होंने उसे इसलिए कुछ नहीं बताया है क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। जब धैर्या ने मैसेज पढ़ा तो उसके हाथ कांप उठे थे। अगर उसकी बेटियां उसे किसी इंसान के साथ अकेले घर में देखती तो उसके लिए कितनी शर्म की बात होती। वायु ने अपनी आंखें चढ़ाई और उसे देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम मेरे साथ रहने चल सकती हो। धैर्या अपना सिर को हिलाया और फिर अपने आप को मजबूत करते हुए कहने लगी, हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा और आज हम मांग रहे हैं, आप हमसे मिलने घर नहीं आएंगे। वायु खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसकी प्यारी बीवी ने शादी के बाद पहली बार उससे कुछ मांगा था, और वह भी था क्या? उससे दूरी। काफी देर तक वायु को मनाते रहने के बाद आखिरकार वो मान गया और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। फ्लाइट में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की स्टोर ओपनिंग में जिन गेस्ट को इनवाइट किया गया था, उन्हें अच्छी तरह से उनकी जगहों पर पहुंचा दिया गया था। किसी ने भी इतने अच्छे जेस्टर की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए ओपनिंग हाई सोसाइटी और अदर कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। रावी और वीरा एक ही सोफा पर बैठे थे, पर पहली बार दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। सुल्तान अहाना और शिव अलग अलग सोफास पर बैठे थे और उन दोनों को देख रहे थे। रावी खिड़की के पास वाले सोफे पर थी और उसकी नजर बाहर के अंधेरे आसमान पर थी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती है? उसकी दी उससे बहुत सारी बातें छुपा रही थी और यह बात वो अच्छे से जानती थी। वीरा ने एक ठंडी सांस ली और कहा, ये बात मैं भी तुमसे कह सकती हूँ, तुमने शिव को क्या पता करने को कहा है? रावी आंखें छोटी कर कर देखकर कहने लगी, आप मुझ पर नजर रख रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी। रावी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पता करना चाहती थी, क्या प्रजापति खानदान सच में उसकी मम्मी की फैमिली थी? जब तक वह सच नहीं पता करेगी वह इस बारे में अपनी बहन को नहीं बताने वाली थी। वीरा ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और कहा, जब तुम मुझे कुछ नहीं बता रही तो मैं भी नहीं बताऊंगी। कोल्ड वॉर के बीच में 3 लोग ठंड से कांप रहे थे। सुल्तान, शिव, अहाना उन दोनों की फाइट को देखकर डर रहे थे, क्योंकि आज तक रावी और वीरा में किसी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ था। वीरा जिन कामों को कर रही थी वो उसमें अपनी मासूम बहन को नहीं खींचना चाहती थी। वो हर बुराई सिर्फ अपने साथ रखना चाहती थी। अपनी प्यारी सी खुशी से कूदने वाली गिलहरी जैसी बहन को परेशानियों में नहीं डालना चाहती थी, भले ही इसके लिए उसे उसके साथ कठोर क्यों ना होना पड़े। ये सोचते हुए वह अपना सिर लैपटॉप के अंदर घुसाकर बैठ गई। रावी ने देखा कि उसकी बहन ने उसके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया है और ये देखकर उसे और गुस्सा आ गया। उसने फैसला किया कि वो उससे बात नहीं करेगी। प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा और सब लोग बाहर आ आए। सूरज आसमान में चमक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि ये दोपहर का समय है। दोनों छोटी लड़कियां अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी।
शिव ने बाहर आकर कार निकाली और वह सब उसमें बैठकर निकल गए। रावी ने देखा कि वह घर की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसे शिव से कहा, शिव भैया हम कहाँ जा रहे हैं? शिव की जगह वीरा ने जवाब दिया, एक जरूरी काम है, उसके बाद घर चले जाएंगे। वीरा ने अपनी आंखें खोल घुमाई और कहा, हाँ आप और आपके जरूरी काम। थोड़ी देर बाद वह लोग हिस्ट्री एंड पास्ट म्यूजियम के बाहर खड़े थे। जैसे रावी ने बाहर देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने ना चाहते हुए भी अपनी बहन से कहा, आपको यहाँ क्या काम है? वीरा ने उसे जवाब नहीं दिया और शिव सुल्तान के साथ बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसने मुड़कर गाड़ी में देखा और कहा, आप दोनों यहीं रहना। ये कहते हुए वह अंदर चले गई। उन तीनों के वहां से जाते हैं और रावी काफी परेशान दिखने लगी थी। आहाना जो जैक लेब से थोड़ी अनकॉन्शियस थी, उसने रावी से कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रावी ने कहा, ये ब्लैक बटरफ्लाई का बेस है। दी काफी समय से यहाँ नहीं आई थी, यह आना मतलब जरूर कुछ बड़ा हुआ है। आहाना ने अपना सिर खुजलाया और कहा, ब्लैक बटरफ्लाई वह क्या है? उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद रावी ने कार का दरवाजा खोला और आहाना को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगी, चलिए मैं दिखाती हूँ। आहाना को बहुत डर लग रहा था। उसने कहा, रुक जाओ, उसने मना करा है। रावी ने चलते हुए अपने मुंह को फुला लिया और कह, दी को क्या लगता है हमेशा उनकी चलेगी? मैं भी देखती हूँ। ऑफिस की थोड़ी दूरी पर वायु ने धैर्या को छोड़ दिया था क्योंकि वह अंदर तक उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वायु भी यह बात अच्छे से समझता था, भले ही लोग उसके बारे में ज्यादा बातें ना बनाएं, पर वह सबसे ज्यादा धैर्या के बारे में ही बुरा सोचेंगे। कंपनी में जाने के बाद धैर्या सीधे 20th फ्लोर पर चले गई। इस समय वह सारे ड्रेस मटेरियल को चेक कर रही थी और उसके हाथ में इस समय व्हाइट कोट और ब्लैक चेक पैंट थी। कोट के दोनों साइड पर ब्लॉक फ्लावर एम्ब्रॉयडरी की गई थी और उसमें ब्लैक कफलिन बटन भी लगे थे। धैर्या ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और कहा, हमें लगता है सारे कपड़े तैयार है, अब हमें बच्चों के बारे में देख लेना चाहिए। वीर ने अपना पेन और नोटबुक साइड में रखी और कपड़ों के सेक्शन में देखने लगा। उन लोगों का सारा मटेरियल लगभग तैयार हो चुका था, बस फाइनल टचिंग बाकी थी जो कि उनके मॉडल्स के आने के बाद होने वाली थी। वीर ने धैर्या की तरफ देखकर कहा, तो हम कैसे चुनने वाले हैं? धैर्या ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल में देखते हुए कहा, इन एनजीओ से। उसे अच्छे से याद था कि उनकी मीटिंग में आरवी ने ये कहा था कि मॉडल्स को एनजीओ के बच्चों को रखा जाएगा। उसे थॉट बहुत अच्छा भी लगा था। वीर ने कहा, यह मुश्किल होगा, वहाँ काफी बच्चे होते हैं। धैर्या ने कहा, हम वायु से इस बारे में डिस्कस करेंगे। वीर ने मुंह बनाया और उसने कहा, जब भी तुम सर का नाम लेती हो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें पता है सर को या तो मिस्टर या फिर जी लगा की बात की जाती है, और एक तुम हो। धैर्या ने कंधे उचका दिए, वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसे वायु का नाम लेकर उसे पुकारने की आदत हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह वायु के केबिन की तरफ चले गई। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हर कोई जानता था कि वायु धैर्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है, पर इस बात को उस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जाने दिया था। इसलिए जब भी कोई धैर्या को इस तरह बेफिक्री से वायु के केबिन की तरफ जाते देखता था वह हैरान हो जाता था। धैर्या ने वहां एक कतार में खड़े सारी बॉडीगार्ड्स को एक स्माइल पास करते हुए हेलो कहा और केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हिस्ट्री एंड पास्ट म्यूजियम। आहाना रावी के पीछे पीछे चल रही थी। जब वो दोनों बड़े दरवाजे के पास पहुंचे तो गेट कीपर ने उन्हें रोक दिया। रावी ने अपना सिर उठाकर गेट कीपर को देखा और कहा, अंकल आप मुझे भूल गए? गेट कीपर ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, मैं वीरा मैम ने मना करा है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। रावी ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और कहने लगी, हाँ आप तो उन्हीं की बात मानेंगे ना, सबकी बात मानते हैं। मैं कह रही हूँ हट जाइए। क्या सिर्फ उन्हीं के ऑर्डर फॉलो करने के लिए आप हमारे साथ हैं? क्या आप भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ? ये सुनते ही गेटकीपर साइड हट। वह दोनों ही बच्चियों को नाराज नहीं कर सकता था। रावी पैर पटकते हुए अंदर चली गई और उसके पीछे आहाना। अंदर का नजारा देखकर आहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी बड़ी व्हाइट वॉल्स और पिलर के बीच में कई टेबल पर सुंदर से ग्लास बॉक्स में अलग अलग तरह का एंटीक आइटम रखा था। करोड़ों के देशकीमती सामान को उस जगह में सजाया गया था और बड़े बड़े स्टैच्यूज भी वहां थे। दीवारों पर आर्टिस्टिक पेंटिंग्स की भरमार थी, जैसे वह जगह सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बनी हो। 3 फ्लोर में बना हुआ ये बड़ा म्यूजियम काफी बड़े इलाके में फैला था। आहाना को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह पर घूम जाएगी। वह गोल गोल घूमकर देखने लगी, तभी उसने देखा कि रावी वह नहीं है। उसने उसे आवाज दी, खाली म्यूजियम में उसकी आवाज काफी तेज गूंज रही थी। राजवंश कॉर्पोरेशन। धैर्या कैबिन के गेट के पास खड़ी थी, तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने सामने देखा, वायु के हाथ में उसका खंजर था जिस पर खून लगा था। वायु की आंखें भी खून की तरह ही लाल थी। उसने उस आदमी के सीने पर अपना पैर रखा और धीमी आवाज में कहा, तो तुम 3 लोगों को मारना चाहते थे? देखो तुम्हारा साथी मर गया। उस आदमी ने सिर घुमाया। जहां थोड़ी देर तक तड़प रहा आदमी शांत हो चुका होता। आदमी ने डर के कहा, मुझे छोड़ दो। वायु ने कहा, तुम्हें छोड़ दूं? अगर समय पर तुम लोगों को नहीं पकड़ा जाता तो तुम मुझे, मेरी बीवी और मेरी दादी सबको मार चुके होते। ये कहते हुए वायु ने झुककर अपना खंजर गले में उतार दिया, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। वायु टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए कहने लगा, जगह साफ करो
हॉस्पिटल और हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दो, ये कहकर वो पीछे मुड़ा। दरवाजे पर धैर्या को देखकर उसकी ठंडी और खतरनाक आंखें शांत हो गई। उसने करण को आंखों से कुछ इशारा किया और धैर्या की तरफ बढ़ गया। धैर्या अभी भी जमीन पर पड़ी उन लाशों को देख रही थी जिससे उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसने अपने एक हाथ अपने सिर को पकड़ा और आंखें बंद कर ली। तभी उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगी जिसमें इसी तरह एक लड़की लोगों को खंजर से मार रही थी। निर्दयता और क्रूरता उसकी आंखों में दिख रही थी और उसके चेहरे पर खून था। उस भयानक मंजर को अपने सामने से गुजरते देख धैर्या डर से कांप उठी और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। वायु ने जब धैर्या को इस तरह घबराया देखा तो उसने जल्दी से उसका अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को अपने सीने में छुपा लिया। वो धैर्या को अपने केबिन में बने प्राइवेट रूम में ले गया। धैर्या अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। वायु ने उसे बेड पर बिठाया और पानी पिलाते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम डर गई? धैर्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपना सिर नाम हिलाते हुए कहने लगी, पता नहीं आजकल काफी अजीब सा लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो हम भूल गए हैं और वो हमें बार बार याद आ रहा है, पर तस्वीरें हमेशा धुंधली होती है। वायु ने कुछ नहीं कहा और उसे गले लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। हिस्ट्री एंड पास्ट म्यूजियम। आहना अभी भी पैनिक कर रही थी। तभी उसने नीचे देखा। रावी आंखें छोटी कर उसे देख रही थी। उसने कहा, आहना मासी, आप बच्ची है जो इस तरह डर रही है, शांत रहिए वरना उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं, इसलिए मेरे पीछे आइए। ये कहते हुए वह सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगी। आहना चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। उस खाली म्यूजियम में उसे सच में डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद बड़ी वो दीवार के सामने खड़े थे। आहना ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? रावी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर वहाँ बने एक छोटे से बॉक्स में अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उसके वहाँ अपने हाथ रखा, सफेद कलर की दीवार पर ब्लैक चमक के साथ एक बड़ी सी काली तितली की परछाई बनने लगी और वह दीवार दो हिस्सों में बट गई। आहना आंखें फाड़े उस नजारे को देख रही थी। वॉल के पीछे वीरा, सुल्तान और शिव के साथ खड़े थे। अंदर काफी सारे लोग अपना काम कर रहे थे और एक बड़ी सी कतार में लोग वीरा के सामने खड़े थे जिन्होंने स्काई ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। उनकी चेस्ट के राइट साइड में एक ब्लैक बटरफ्लाई बनी हुई थी। सबके चेहरे एक्सप्रेशन लेस थे। तभी वीरा के सामने कुछ लोग आकर खड़े हुए। ओम ने कहा, मैम आप यहाँ? वीरा ने सिर उठाकर 5 लोगों को देखा और कहा, उनकी हालत कैसी है? दुबला से लड़का जोसेफ जो सामने खड़ा था उसने कहा, मैंने इलाज कर दिया है पर मेडिसिन काफी स्ट्रांग थी और काफी हद तक उनके शरीर में फैल गई थी। वीरा ने हमें सर हिलाया और कहा, मुझे वहां ले चलो। वह 5 लोग वीरा, सुल्तान और शिव को थोड़ी दूरी पर बने एक कमरे में ले गए। वीरा ठंडी निगाहों से वहां लोगों को देख रही थी जिनका शरीर मांस छोड़ सिर्फ हड्डियों के लिए बचा था। सबके चेहरे पीले थे और उनकी आंखें लगभग बाहर आ चुकी थी। वीरा ने सिर उठाया और सामने बंधे हुए 2 लोगों को देखा। ज्योति और राघव को पिले से बांध के रखा गया था और उनके पैरों के नीचे बर्फ का मोटा हिस्सा रखा था जिससे उनके पैर सफेद होते जा रहे थे। हर थोड़ी देर में उनके साइड में खड़े इंसान उनके पैरों पर गर्म रोड रख रहे थे जिससे नीचे की ठंडक उनके ऊपर के जल रहे पैरों को काला कर रही थी। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि वो दर्द से चिल्ला भी नहीं रहे थे। वीरा ने कहा, इन दोनों को होश में लाओ। लड़की जिसका नाम समीरा था आगे बढ़ी और उसने साइड में रखे एक मशीन से उन दोनों को शॉक दिया जिससे तुरंत वो दोनों होश में आ गए। वीरा धीरे धीरे कदमों से उनके पास गई और कहने लगी, तो कैसा लगता है जब खुद को दर्द होता है? ज्योति की आंखें के डर से भरी थी और वह अपने सामने खड़ी उस छोटी सी परछाई को देख रही थी। उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? हमें छोड़ दो। उनके बच जाने के बाद वह सब खुश थे, पर जब उन्हें यहाँ लाकर टॉर्चर किया गया तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजवंश परिवार ने जो उन्हें सजा दी थी वह इससे बेहतर थी। उसने अपने सर घुमाकर अपने परिवार के बंधे हुए लोगों को देखा जिनका शरीर खून जम जाने से सफेद पड़ चुका था और कहा, तुम हम सबको मार क्यों नहीं देती? वीरा ने कोल्डली कहा, मेरी मम्मा ने 7 सालों से तुम्हारे कारण मौत से बदतर जिंदगी है और तुम चाहती हो कि मैं तुम सबको ऐसे ही मार दूं। उसने राघव की तरफ सिर घुमाकर कहा, और तुम वह नहीं थी किसने उन्हें मारने के लिए ईगल गैंग को वहां भेजा था? तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? ये ब्लैक बटरफ्लाई का बेस है। राघव जो इस वक्त थोड़ा सा शांत था, नाम सुनते ही उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह ब्लैक बटरफ्लाई गैंग के बारे में अच्छे से जानता था। अंडरवर्ल्ड में 7 वेपन के बाद यही गैंग सबसे ज्यादा फेमस थी और यह अपनी क्रुएलिटी के लिए जानी जाती थी। कोई नहीं जानता था कि यह गैंग कहां से आई है और इनकी लीडर कौन है। पर सब इस बात को अच्छे से जानते थे कि जिसने भी आज तक इनसे पंगा लिया या तो वह खत्म हो गए या फिर उस हालत में पहुंच गए जहां से वह शुरू ही नहीं कर सकते थे। वीरा ने जब उसके डरे हुए चेहरे को देखा तो उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुमने उस छोटी सी गैंग को ब्लैक बटरफ्लाई की लीडर की मम्मी को मारने भेजा? वह बंधा हर एक इंसान डर से कांप रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 7 साल की लड़की उस खतरनाक गैंग की लीडर हो सकती है। वीरा ने कहा, तुमने हमारा हक छीना। तुमने उस सो कॉल्ड राजवंश परिवार से यह कहा कि तुम्हारा बेटा उस घर का वारिस है। तुमने मेरी मम्मी के साथ वह धोखा किया जिस कारण उन्हें इतने सालों तक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुम जानती थी कि वायु राजवंश की बेटियां कौन हैं और उन्हें जन्म देने वाली भी कौन है, पर तब भी तुमने अपने फायदे के लिए वह सब करा जिससे दूसरे लोगों को सिर्फ दर्द हुआ। तो अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दूसरों को दिया। वीरा की आंखों के सामने हर उस इंसान का चेहरा घूम रहा था जो उसकी मम्मी को ताने देता था और उसके बाद उसकी मम्मी छुपकर रोती थी। उसे उसकी मम्मी का वह चेहरा भी याद था जब उसकी मम्मी उन्हें यह न बता पाने के कारण उनके पिता कौन है कितनी ज्यादा दर्द में होती थी।
उसने कोल्डली कहा, तुम सब भुगतोगे मेरी मम्मी के साथ, हर किए का भुगतान तुम करोगे। मैंने तुम्हें वहां से इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ। मैंने वहां से तुम्हें इसलिए निकाला क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह राजवंश परिवार हमें हमारी मम्मी से दूर करे। शिव, इन सबको मार दो, याद रहे इनकी हड्डी तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ज्योति, राघव और उनके परिवार के साथ साथ वहां खड़े काफी लोग वीरा के इस डिसीजन से कांप उठे थे क्योंकि वीरा भले ही कितनी भी क्रूअल हो पर उसने किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया था। इससे उसकी उन लोगों के लिए नफरत साफ पता चल रही थी। वीरा शिव और सुल्तान के साथ वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। जब ने उस दिशा में देखा, रावी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वहां खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। रावी को वहां देखते ही वीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वह थोड़ी टेंस दिखने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि रावी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, नहीं, आपने मुझसे झूठ कहा था। आपने कहा था कि वह मेरे पापा नहीं है। इन सब लोगों ने मम्मा के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया कि सच क्या है। आपने हमेशा मुझे झूठ के पर्दे में रखा। दी, क्या हम दोनों ने एक दूसरे से वादा नहीं किया था कि हम कभी कुछ नहीं छुपाएंगे और हमेशा मम्मा को प्रोटेक्ट करेंगे? फिर क्यों आप अकेले सह रही है, सब कर रही है? ये कहते हुए वह लगातार रोए जा रही थी। ब्लैक बटरफ्लाई के काफी सारे टीम मेंबर्स वहां मौजूद थे और रावी को इस तरह रोता देख वह हैरान और इमोशन दोनों थे। देहरादून हॉस्पिटल सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी। गौरव जी और रमन एक साइड खड़े थे। रमन ने कहा, पापा प्लेन तो फेल हो गया। गौरव जी ने अपने हाथों को फोल्ड किया और उस बड़ी की बॉडीगार्ड की कतार को देखकर कहने लगे, तो क्या हुआ, हम फिर बनाएंगे। रमन ने अपने पापा को देखा और कहा, आप उन्हें मारना क्यों चाहते हैं? गौरव जी के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, राजवंश परिवार के पास अब ऐसा कोई नहीं है जिसे वह आगे ले जा सके। अगर निर्मला देवी मर गई तो जाहिर सी बात है गद्दी के लिए लड़ाई होगी। हेड पोजीशन उसी दी जाएगी जिसके सपोर्ट में ज्यादा लोग होंगे और मैंने कई सारे लोगों को अपने सपोर्ट में ले रखा है। वैसे तुमने पता किया कि वह ज्योति और उसके आशिक का परिवार कहाँ गायब है? रमन के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसने कहा, मुझे पता चला है कि उन्हें ब्लैक बटरफ्लाई गैंग ने बचाया था। गौरव की हैरान होकर रमन को देखने लगे। उन्होंने कहा, क्या वह गैंग? पर वह ऐसा क्यों करेंगे? क्या राघव या ज्योति का उनसे कोई कनेक्शन है? इतनी पावरफुल गैंग उन जैसे भिखारियों को क्यों बचाएगी? रमन ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर जो लोगों उन्हें ले गए थे उनकी गाड़ी के पीछे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई का सिंबल और उनके कपड़ों पर भी वही सिंबल था और सबसे बड़ी बात, उन सबका ड्रेस स्काई ब्लू कलर का था। अब गौरव जी को विश्वास हो गया था कि वो ब्लैक बटरफ्लाई गैंग ही थी। अंडरवर्ल्ड में रूल था कि कोई भी गैंग जो उसमें शामिल है उन्हें अपने लोगों को डार्क कलर के कपड़े ही पहनाने होंगे। वो एक सिंबल को उन कपड़ों पर लगा सकती है जिससे उनकी गैंग का पता चले, पर ज्यादातर गैंग को ब्लैक कलर ही पहनना अलाउड था। ये काफी सालों से चला आ रहा रूल था जिसे ब्लैक बटरफ्लाई गैंग ने ब्रेक किया था। वह पहली गैंग है जिसने लाइट रंगों के कपड़ों को अपनी गैंग के लिए चुना था। काले कपड़े खून को छुपा देते थे जिससे लोग अपने खूनी इरादों को भी उनके साथ छुपा सकते थे, पर ब्लैक बटरफ्लाई एक ऐसी गैंग थी जिसने अपने कपड़ों को लाल रंग में रंगने के लिए हल्के रंगों को चुना था। हिस्ट्री एंड पास्ट म्यूजियम। एक कमरे में वीरा रावी के सामने बैठी थी। रावी अपनी लाल आंखों से अभी भी वीरा को घूर रही थी। वीरा ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे माफ कर दो। ये पहली बार था जब वीरा किसी से माफी मांग रही थी। उसका प्राइड उसे कभी किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं देता था, पर वह अपनी छोटी सी बहन से हार चुकी थी। रावी ने अपने लाल फुले गालों से उसे देखा और कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि हर्ष उनका बेटा है? उसने वायु के बारे में जानने के बाद सोचा था कि उसके पापा कितने पावरफुल इंसान हैं और वह एक बार उन्हें मौका देना चाहती थी, पर उसकी बहन ने ज्योति और हर्ष के बारे में बताकर उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था और आज उसे पता चल रहा है कि वह सब झूठ था। वीरा ने कहा, वो पहले से ही मम्मा के साथ है। रावी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, क्या उन्हें हम सब के बारे में पता है? क्या उन्हें पता है हम दोनों उनकी बेटियां हैं? वीरा ने नामे सिर हिलाया और कहा, मम्मा ने उन्हें ये बात नहीं, पर मम्मा को ये पता चल चुका है कि वो हमारी फादर है। यह मैं भी नहीं जानती कि मम्मा ने उन्हें ये बात तो नहीं बताई है, पर अब हम ये बात पता कर सकते हैं क्योंकि हम वापस आ गए हैं। इस बात को सुनकर रावी के चेहरे पर अचानक से चमक आ गई थी, पर उसने वापस अपने चेहरे को गुस्से में बनाया। वीरा ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? रावी उठी और अपनी बहन के दोनों हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहने लगी, मुझे मिलना है। क्या हम आ जा रहे हैं? और मैं पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, हम वहाँ जा रहे हैं। वीरा ने परेशान होकर अपनी बहन को देखा और सिर हिला दिया। रावी कूदते हुए बाहर चले गई। उसने अपनी स्कर्ट को देखा जिसके कपड़ों पर लगे बटरफ्लाई को उसने ही डिजाइन किया था। वहाँ के सारे लोग रावी को वहाँ बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसकी हैप्पीनेस डेंजरस जगह को भी जॉयफुल बना देती थी। रावी काफी देर तक सबसे बातें करती रही, तभी उसकी नजर सदमे में खड़ी आहाना पर गई। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और सोचा, उन लोगों ने अपनी आहाना मासी को एक और झटका दे दिया है। ये सोचते हुए वह आहाना के पास गई और कहने लगी, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें बहुत जरूरी काम से जाना है।
शिव भैया आपको घर छोड़ देंगे, ये कहते हुए उसने पीछे खड़ी वीरा का हाथ पकड़ा और बेस से बाहर चले गई। शिव ने शौक में खड़ी आहाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैम चले। वो मुड़ी और शिव को देखकर कहने लगी, क्या ऐसा कुछ है जो अभी भी बचा है? नहीं बता दो वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगी। शिव को आहाना पर बहुत तरस आ रहा था। एक नॉर्मल सी लड़की के लिए इतनी सारी अजीब चीजों को जानना, वह भी छोटे छोटे बच्चों के बारे में, बहुत मुश्किल काम है। राजवंश कॉर्पोरेशन ऑफिस टेरिस पर काफी अफरा तफरी थी। जब जल्दबाजी में काम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद वायु, तेजस, करण, वीर, धैर्या और कुछ हेड एग्जीक्यूटिव वहां आ गए। सबके बैठ जाने के बाद तेजस ने कहा, वायु सर अचानक मीटिंग, वो भी यहाँ। तेजस वायु को ऑफिस में ज्यादा लोगों के सामने सर ही कहता था। वायु ने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से कुछ लोगों की चलने की आवाज है। सबने उस दिशा में देखा। ग्रे कलर के सूट पहने काफी सारे लोग उधर आ रहे थे। उन सब के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वायु और बाकी सब उन्हें देखकर उठकर खड़े हो गए। करण ने आगे खड़े 2 लोगों से हाथ मिलाया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। सुल्तान ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, हम काम की बात कर लेते हैं। करण ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वह सब लोग वहां बैठ गए। ब्राउन कलर के सारे सोफास लोगों की भीड़ से भर चुके थे, पर अभी भी वायु की नजर टेरेस के बड़े दरवाजे पर ही थी। सुल्तान ने कहा, मैम आ रही है। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद ही उसे 2 छोटे फिगर दूर से आते दिखाई दिए। वह उठकर खड़ा हुआ था और उनके पास चला गया। राजवंश कॉर्पोरेशन के सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। 2 छोटी लड़कियां ब्लैक कलर का ट्राउजर और व्हाइट शर्ट पहनी बना रही थी। उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क था और उनकी काली गहरी आंखें सब लोगों को घूर रही थी। वो दोनों आकर डबल सोफा पर बैठ गई। हर कोई हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। रूमर एक सच बनके उनके सामने था। वहीं दूसरी तरफ 2 लोग ऐसे भी थे जो काफी बेचैन थे। वायु और धैर्या ने जब से उन 2 लड़कियों को देखा था, उनकी धड़कन अचानक से तेज हो चुकी थी। धैर्या ने खुद से कहा, नहीं ये वह दोनों नहीं हो सकती। यह कहते हुए ध्यान से उन दोनों लड़कियों को देखने लगी। उनका डार्क स्किन कलर और उनकी गहरी काली आंखें उनकी पहचान को पूरी तरह बदल रही थी। वही वायु सोच रहा था, ये दोनों उनकी तरह नहीं लग रही, पर जैसा उस फोटो को देखकर फील हो रहा था वैसा ही इन दोनों को देखकर ही रो रहा है। आखिर हो क्या रहा है? दोनों को अपने ख्यालों से बाहर सुल्तान की आवाज से आए। सुल्तान ने कहा, हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मैम को जाना भी है। रावी वीरा अपनी मम्मी पापा को देख रही थी जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बैठे थे। वीरा ने कहा, मिस्टर वायु आखिर आपकी जिद पूरी हो गई। देखिए हम आपसे मीटिंग करने आ गए। वायु ने अपना सिर झुकाकर उस एरोगेंट लड़की को देखा और कहा, इसे जिद करना नहीं कह सकते, इस बार आपने आगे से यहाँ आने का फैसला किया है। वीरा ने कोल्डली उसे देखा। रावी जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, उसे अपने पापा और बहन का सेम रिएक्शन देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने खुद से कहा, वाओ, मतलब दी पूरी तरह डेडी पर गई है और मैं अपनी भोली भाली प्यारी मम्मी जैसी। यह सोचते हो उसकी होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वीरा और वायु दोनों ने एक साथ अपने अपने असिस्टेंट को आवाज दी। करण और सुल्तान आगे आए और उन दोनों के हाथ में एक एक फाइल थी। वायु ने कहा, इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप देख सकती है। वीरा ने उस फाइल को अपने हाथ में लिया और सुल्तान से वायु को एक फाइल देने को कहकर कहने लगी, हमने स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया है स्टेज का, अगर आप लोग उससे सहमत हो तो हम इसे बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। स्टेज बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि लोग वहां पर अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग चीजों को देखने आएंगे। अगर उन लोगों को वह नहीं मिला जिसके लिए वह आ रहे हैं तो शायद हमारा फैशन शो अच्छा ना रहे। वायु वीरा से बहुत इम्प्रेस हो रहा था और लगातार उसकी बातें सुने जा रहा था। उसने वह फाइल ली और देखने लगा। स्टेज डिजाइनिंग और सिक्योरिटी के साथ वहां पर हर एक डिटेलिंग लाइट से लेकर फ्लावर सेटिंग तक दी गई थी। जैसे ही उसने डिजाइनर का नाम देखा उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, आपने मिस्टर केविन से काम करवाया है? वीरा ने कहा, क्या ये पहले से तय नहीं था? आपने खुद ही अनाउंस करवाया था। रावी तो कब से चुप बैठी थी। उसने कहा, हाँ, हमने ये काम केविन डुअल से करवाया है। उसकी प्यारी और मीठी आवाज उस जगह पर लाइवली माहौल को बना रही थी। धैर्या अचानक से चौंक कर खड़ी हो गई और उसने कहा, आपकी आवाज। तभी रावी को ध्यान आया कि उसकी रियल आवाज अभी बाहर आई थी। उसने जल्दी से अपने गले पर हाथ रखा और अपने वॉइस डिवाइस को ठीक करते हुए अपनी नकली आवाज में कहने लगी, सॉरी मैं, क्या आपको कोई परेशानी है? धैर्या ने सोचा कि उसका वहम था और वह वापस बैठ गई। रावी अपनी मम्मी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, मैं धैर्या, हमने सुना है कि आप इस प्रोजेक्ट में डिजाइनर के तौर पर काम कर रही है और ज्यादातर कपड़ों के डिजाइन आपने ही बना
बनाया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचती है। धैर्या ने कहा, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और हम इसमें काम करके काफ़ी खुश है। हमें आपका आइडिया अभी बहुत पसंद आया था, जिसमें आपने बताया था कि आप एनजीओ के बच्चों को इसमें शामिल करना चाहती है। हमें जिंदगी में पहली बार इतनी ज़्यादा काबिल बच्चे से मिलने का मौका मिला है। ना जाने कि हमें आप पर गर्व से महसूस हो रहा है। धैर्या नहीं जानती थी कि वह फ्लो में क्या बोल रही है, पर बाकी सब आंखें बड़ी कर कर उसे देख रहे थे। जो लोग आरवी साथ आए थे वह भी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि दोनों अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं था। पर इसमें वह दोनों शांति थी और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। रावी ने अपने दोनों हाथों का आपस में मिलाया और कहा, थैंक यू। अब तो पीछे सारे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो। वायु ने कहा, हमें मीनिंगफुल बातों के बारे में सोचना चाहिए। आज हमने बात की थी कि हमें जाकर एनजीओ के बच्चों को चुनना होगा। हमें उनकी ट्रेनिंग करवानी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वह स्टेज पर जाने से डर जाएंगे। वीरा ने कहा, हम जानते हैं, इसलिए हम 2 लोगों को अपने साथ लाए हैं। उसके इतना कहने पर ही ओम साहिल आगे आ गए। वीरा ने कहा, यह ओम और साहिल है, दोनों ही इस काम में एक्सपर्ट है। आप बच्चों को चुन लीजिए, बाकी काम ये कर लेंगे। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई और ज्यादातर लोग वहां से चले गए। अब वहां पर धैर्या, वायु, करण, सुल्तान, रावी और वीरा बैठे थे। राजवंश कॉर्पोरेशन टेरेस पर पूरी तरह खामोशी थी, जैसे वहां कोई हो ही ना। करण वायु के पीछे और सुल्तान वीरा और रावी के पीछे खड़ा था। चुप्पी को तोड़ते हुए रावी ने कहा, मिस्टर वायु, आप हमेशा से हम दोनों से मिलना चाहते थे। क्या आपको लगता था कि वह सब झूठ है, कि इतनी छोटी लड़कियां इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रही? वायु मुस्कुराया, जो कि काफी रेयर बात थी, और उसने कहा, मुझे कभी वो सब झूठ नहीं लगा, पर कहते हैं ना, जब तक सच खुद नहीं देखो उस पर विश्वास नहीं होता। वीरा ने अपनी आंखों को सख्त करते हुए कहा, तो अब आपको विश्वास है? वैसे आपकी शादी हो गई? धैर्या, जो इस समय जूस पी रही थी, उसके मुंह से सारा जूस बाहर आ गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। वायु धैर्या के पास गया और उसकी पीठ पर सहलाते हो कहने लगा, धीरे धीरे, तुम कुछ कम ध्यान से क्यों नहीं करती? रावी अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर वायु को धैर्या की परवाह करते देख रही थी। वायु के चेहरे पर साफ चिंता और प्यार नजर आ रहा था, जिसे वो दोनों लड़कियां ध्यान से देख रही थी। पर तभी वीरा की नजर धैर्या के माथे और वायु की नजर रावी के माथे पर गई और दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कुछ पल बाद वहां पर एक जोरदार आवाज आई। करण और सुल्तान, जो चुपचाप खड़े थे, उन्होंने जल्दी से सामने देखा। वायु और वीरा दोनों के हाथ में गन थी और दोनों का निशाना एक दूसरे के अपोजिट साइड था। दोनों ने अपना सर पीछे की तरफ घुमाया हुआ था और उनका निशाना उनके पीछे था। सुल्तान और शिव ने भी वहां देखा। उस तरफ 2 लाश पड़ी थी जिनके हाथ में गन थी। वायु और वीरा की आंखें बहुत सख्त हो चुकी थी और वह दोनों ही अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रहे थे। सुल्तान और करण भी अलर्ट हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ धैर्या और रावी अभी भी शौक में थे, क्योंकि उनके बहुत करीब से वह गोली गुजरी थी और दोनों के कान उस आवाज से सुन हो चुके थे। वायु ने वीरा की तरफ देखा और उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि छोटी सी बच्ची के हाथ में गन थी। वीरा बिना एक्सप्रेशन के उसे देख रही थी। उसने कहा, ये प्लान है? जैसे ही वायु ने ये शब्द सुने, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने करण से कहा, जल्दी चेक करो। करण अपने फोन से फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वही हाल सुल्तान का भी था। दोनों ने एक साथ कहा, हमें फंसाया गया है। वीरा कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ वायु को देखकर कहने लगी, मतलब आपने यहाँ में मारने के लिए बुलाया था? वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वायु को भी ट्रैप किया गया है, पर वो उसे ऐसा कहकर बुरा फील करवाना चाहती थी। रावी ने देखा कि उसकी मम्मा कितनी शौक में थी। वो उसके पास गई और उसके दोनों हाथ को पकड़कर कहने लगी, मम्मा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। फिर वह अपना टोन बदलते हुए कहने लगी, मैम आप ठीक है? धैर्या होश में आई और कहने लगी, यहाँ क्या हो रहा है? हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहकर वो उठकर खड़ी हुई और आगे जाने लगी। रावी, वीरा और वायु तीनों ने उसे आवाज दी, रुको। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 से 6 लोग धैर्या के सामने खड़े थे और उन सबके हाथों में हथियार थे। वहीं पीछे से भी कुछ लोग आ चुके थे। दोनों ही गैंग की यूनिफॉर्म अलग अलग थी, जिससे पता चल रहा था कि वह एक दूसरे को नहीं जानते हैं।
वायु और वीरा ने जिन दो आदमियों को मारा था उनकी यूनिफॉर्म की अलग अलग थी। वीरा ने आंखें छोटी कर कर सामने देखा जहां उसकी मम्मी खड़ी थी और उसका दिल थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसने कहा, सुल्तान अंकल। उसने जैसे ही यह शब्द कहे सुल्तान जल्दी से धैर्या के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे वह सिर्फ जान लेने के लिए ही बना हो। करण भी तुरंत उसके साथ वहां जा चुका था और दोनों धैर्या को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वायु ने तेजी से आगे बढ़कर धैर्या का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और उसे रावी और वीरा के साथ खड़े कर कर कहने लगा, तुम सब यहीं रहो। ये कहकर उसने अपने पैरों के पास फंसे हुए दोनों खंजर निकाल लिए। सुल्तान और करण उन लोगों से फाइट कर रहे थे। पूरे टेरेस पर खून की बदबू और गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। रावी और वीरा धैर्या के सामने खड़े थे और वह भी अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हथियारों से धैर्या पर अटैक किया। तभी दोनों लड़कियों ने अपने हाथ में पकड़ी गन से उन लोगों पर फायर कर दिया। वह सब इतनी तेजी से हुआ कि पीछे खड़े लोगों में से 4 कप जमीन पर गिर गए, किसी को पता नहीं चला। धैर्या आंखें कर बड़ी बड़ी करके छोटी लड़कियों को देखने लगी थी। रावी अपनी मम्मी को खतरे में देखकर काफी गुस्से में थी और जो काम से नहीं पसंद था वह उसे करने को तैयार थी। लोगों को मारने का और खून बहाने का काम हमेशा वीरा करती थी, पर रावी ने भी इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली हुई थी। दोनों ने आगे बढ़कर पीछे खड़े लोगों को गोलियों से मारना शुरू कर दिया। तभी एक गोली वीरा को लग गई। धैर्या जोर से चिल्लाई। तभी उसने देखा कि वीरा अभी भी वैसे खड़ी थी। वीरा ने अपनी मम्मी के परेशान चेहरे को देखा और कहा, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। उनके लिए उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी थी और वो अच्छे से जानती थी कि उनकी जान कभी भी खतरे में हो सकती है, इसीलिए बाहर जाते समय उनके बॉडी पर हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट होता था। धैर्या ने राहत की सांस ली। वहीं जानती थी जब वीरा को गोली लगी थी उसका दिल कितनी तेजी से धड़कने लगा था। जगह काफी खतरनाक दिखने लगी थी। टूटा हुआ सामान सब जगह बिखर चुका था और लोगों की लाशें पड़ी थी। 3 लोग बेरहमी से लोगों को मार रहे थे। वहीं 2 छोटी लड़कियां अपने हाथ में पकड़ी बंदूकों से लोगों पर वार कर रही थी। इन सब से अलग खूबसूरत औरत साइड में खड़ी थी, जैसे सब उसे ही प्रोडक्ट करना चाहते हो। वीरा और रावी की नज़र बार बार अपने पापा पर जा रही थी, जो इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे थे कि उन पर हमला करने वाला हर एक इंसान अपने शरीर का कोई ना कोई हिस्सा उनके खंजर के वार से खो रहा था। और ये देखकर उन दोनों की आंखें बहुत तेज चमक रही थी। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि उनकी क्रूएलिटी और खतरनाक ऑरा उन्हें उनके पापा से ही उन्हें मिला है। वायु लड़ाई करते हुए पीछे मुड़ा। उसे धैर्या की काफी चिंता हो रही थी, पर जब उसने देखा कि वह 2 छोटी लड़कियां उसकी वाइफ को किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है तो ना जाने क्यों उसका दिल उन दोनों पर भरोसा करने को कर रहा था। और वह 7 साल के बच्चों के भरोसे अपनी बीवी को छोड़ चुका था। तभी उसने देखा कि पीछे से कोई बड़ा सा चाकू लेकर रावी की तरफ बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट वह उसके गले पर वार करने वाला था। आधे इंच की दूरी तक पहुंचने पर अचानक से वह आदमी अपनी जगह रुक गया। रावी जो अपने एक हाथ में फोन पकड़कर दूसरे हाथ से गन चला रही थी, उसे अपने कंधे पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और देखा उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसके सिर के आर पार खंजर था। उसे देखकर लग रहा था कि वह मर चुका है और उसका एक हाथ अभी भी रावी के बहुत करीब था। रावी 2 कदम दूर हट गई। उसी समय वह आदमी जमीन पर गिर गया। रावी ने पीछे देखा। वायु परेशान नजर से उसे ही देख रहा था। उसने कहा, आप ठीक है? रावी का दिल एक अजीब सी खुशी से मचल रहा था कि उसके पापा ने उसे प्रोटेक्ट किया है, पर उसने इस समय अपने इमोशन को छुपाना ही सही समझा और कहा, पीछे देखिए। वायु ने बिना पीछे मुड़े अपने दूसरे हाथ में पकड़े खंजर को उस पर हमला कर रहे आदमी के सीने में उतार दिया और कहा, अपना ध्यान रखो। ये कहकर वह मुड़ा और वापस लड़ाई करने लगा। रावी की नज़र अपने फोन पर गई और उसने देखा कि उसमें नेटवर्क आ रहा है। ये देखते ही उसने जल्दी से सिग्नल बटन को प्रेस कर दिया, जिससे बाहर मौजूद उनके ब्लैक बटरफ्लाई के गैंग मेंबर्स अलर्ट हो गए और टेरेस की तरफ आने लगे। उन्हें इस तरफ भागता देख वायु के बॉडीगार्ड भी वहां जाने लगे। टेरेस का दरवाजा बाहर से लॉक था और साउंड प्रूफ होने के कारण किसी को वहां हो रही बातों के बारे में नहीं पता था। उन लोगों ने तेजी से दरवाजा तोड़ दिया और वहां का नजारा देखकर वह हैरान हो गए।
लड़ाई का माहौल बहुत खतरनाक था और जगह कई लाशों से भरी थी। देखकर लग रहा था कि वहां पर 50 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं और जो लड़ाई कर रहे हैं उनके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। बॉडीगार्ड और ब्लैक बटरफ्लाई गैंग के मेंबर्स जल्दी से वहां गए और उनमें शामिल हो गए। उन लोगों के वहां आते ही 5 मिनट में हमला कर रहे हैं। सारे लोग जमीन पर लाश बनकर पड़े थे। सब शांत हो जाने के बाद वीरा ने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और अपने हाथ में पकड़े रुमाल से रावी के हाथ और चेहरे पर लगे खून को साफ करने लगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि रावी इन सब में पड़े। उसे उसकी बहन की मासूमियत से बहुत ज्यादा प्यार था जिसे वह हर तरह से प्रोडक्ट करना चाहती थी, पर उसे इस तरह खून से सना देख उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, जो जिंदा हो उससे पता करो। सुल्तान ने पीछे मुड़कर लाशों को देखा और चेक करने लगा कि किसकी सांसें चल रही है। एक आदमी दिखा जो अभी भी जिंदा था। सुल्तान उसके पास गया और उसके गले को पकड़कर उठाते हुए कहने लगा, नाम बताओ। आदमी का चेहरा खून से सना था और उसका शरीर कई जगह से कट चुका था। गोलियों के निशान जो उसके शरीर पर थे उनसे बहुत खून बह रहा था। उसने नामे गर्दन हिलाई। सुल्तान ने अपने हाथ में पकड़ी गन को उसके पैरों के पास रखा और तेजी से एक गोली चला दी। आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और कहने लगा, ग्रुप टॉप गैंग। वही करण भी एक आदमी को पकड़कर खड़ा था जिसने दूसरे कलर का यूनिफॉर्म पहना था और वो उससे पूछताछ कर रहा था। सुल्तान और करण आगे आए। सुल्तान ने कहा, मैम ये काम ग्रुप टॉप गैंग का है। उन्होंने हमारी लोकेशन पता कर ली थी और शायद उन्हें आपके बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाकर आपको मारने की कोशिश की। करण ने वायु से कहा, सर यह व्हाइट टाइगर गैंग थी और ये दोनों गैंग साथ मिलकर काम कर रही थी। वह आपको निशाना बनाना चाहते थे पर उससे पहले ही उनका टारगेट गलती से मिस धैर्य बन गई थी। जैसे ही दोनों की बात खत्म हुई, वायु और वीरा ने एक साथ का खत्म कर दो शब्दों के छोड़ते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब से सवाल थे। वीरा ने वायु को इग्नोर किया और अपना सिर वापस सामने की तरफ कर कहने लगी, ब्लैक बटरफ्लाई गैंग को बोलो मुझे कल तक ये दोनों गैंगर्स गायब चाहिए। गैंग का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। क्या उन लोगों को पिछली बार मिली वार्निंग काफी नहीं थी जो उन लोगों ने फिर से कोशिश की है? एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। गैंग को मारते समय उनका वीडियो बनाओ और उसे अंडरवर्ल्ड के ब्लैक वेब पेज पर अपलोड करो, ये लिखकर कि उन्होंने किसके साथ गलत करने की कोशिश की है और उनकी सजा क्या रही। वायु हैरानी से वीरा को देख रहा था। हर को ये जानकर हमेशा हैरान हो जाता था कि ब्लैक बटरफ्लाई गैंग आरवी की है, पर यह बात बहुत कम लोग जानते थे। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु के केबिन में वायु, करण, सुल्तान बैठे हुए थे और उनकी नजर केबिन में बने कमरे पर थी। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से 3 लोग बाहर आए, जिसे देखकर तीनों लड़कों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वायु का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। धैर्य, रावी और वीरा ने सेम कलर फ्रॉक पहना था जो उनके पैरों तक था। फ्रॉक के एक तरफ बड़ा सा लेवेंडर कलर का फ्लावर बना था और उसकी साइड से छोटी छोटी पत्तियां एक खूबसूरत शेप में नीचे से कमर तक बढ़ रही थी। कमर के पास एक ग्रीन कलर का बेल्ट बना हुआ था जिस पर छोटे छोटे मोती लगे थे। नीचे से फ्रॉक पूरा डार्क पर्पल कलर में था और थोड़ा थोड़ा शाइन कर रहा था। तीनों गर्ल्स खूबसूरत परियां लग रही थी। यह ड्रेस सेट धैर्य ने ही डिजाइन किया था जो मम्मा डॉटर सेट के नाम से था। टेरेस पर हुए हादसे के कारण सबके कपड़ों पर बुरी तरह खून लग चुका था। रावी और वीरा व्हाइट कलर के शर्ट पहने थे जो लाल रंग बदल गए थे। छोटे बच्चों के शरीर पर खून से भरे कपड़े देखकर धैर्य को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह जल्दी से 8 फ्लोर पर जाकर एक सेट लेकर आ गई थी, पर गलती से वह 3 सेट वाला पीस उठा ले आई थी। जब वह वापस रखने जा रही थी तो वायु ने उसे भी वह पहनने को कह दिया था क्योंकि धैर्य के कपड़ों पर भी खून लग चुका था। वायु ने सुल्तान, करण को भी कपड़े दे दिए थे और खुद भी चेंज कर चुका था। तीनों लड़के एक आवाज से होश में आए जो काफी कठोर थी। वीरा ने कहा, क्या हम लोग भूत हैं जो आप सब आंखें फाड़े हमें देख रहे हैं? तीनों लड़के सकपका गए और इधर उधर देखने लगे। धैर्य ने रावी और वीरा का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफा पर बैठा कर कहने लगी, शाम होने वाली है, हमने आपके लिए कुछ खाने को मंगवाया है। रावी ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या उसमें चॉकलेट मिल्क शेक है? उसके कहने के तरीके और उसके कहे गए शब्दों को सुनकर एक पल के लिए धैर्य हैरान हो गई। वीरा ने जल्दी से रावी के हाथ को दबाया और कहा, इसे चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद है, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। धैर्य मुस्कुराई। उसे उन दोनों लड़कियों से एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था।
थोड़ी देर बाद टेबल पर काफी सारी खाने की चीजें रखी थी और सब शांति से खाना खा रहे थे। उस शांति को छोड़कर रावी अपने में ही मस्त एक हाथ में बड़ा चॉकलेट मिल्क शेक का ग्लास पकड़े दूसरे हाथ से सैंडविच खा रही थी। उसकी फेस पर थोड़ा चॉकलेट मिल्क शेक लग गया था जिससे वह बहुत क्यूट लग रही थी। वायु एकटक रावी को देख रहा था। उसे अपने दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका एक परिवार है। रावी और वीरा को देखकर वह सोच रहा था कि क्या उसके बच्चे होते तो वह भी ऐसे होते। ये सब सोचते हुए अचानक उसका दिल दर्द करने लगा। उससे खुद से कहा, मैं तो कभी पिता नहीं सकता। उसे अपनी जिंदगी में कभी बच्चों की जरूरत महसूस नहीं हुई, पर अपने सामने बेटी दो लड़कियों को देखकर उसका दिल किसी ऐसे को पाने की इच्छा कर रहा था जो उसे पापा कहें। धैर्या कब से वायु को देख रही थी जिसके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। उसने वायु के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आपको कुछ परेशान कर रहा है? वायु ने ना में गर्दन हिलाई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम्हारे होते वह कुछ परेशान कैसे कर सकता है? वीरा बहुत ध्यान से उन लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी जो उनके बायोलॉजिकल मदर और फादर थे। उसने कहा, क्या आप दोनों कपल है? दोनों ने तेजी से वीरा तरफ देखा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह छोटी सी बच्ची को क्या जवाब दें। वायु को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे उन बच्चों से झूठ बोलना चाहिए, इसलिए उसने धैर्या को अपनी तरफ खींचा और कहा, यह मेरी वाइफ है। शब्द किसी विस्फोट की तरह थी जो तबाही के बाद की शांति हो। उस शांत माहौल में अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई थी। सबने वहां देखा, रावी के हाथ से उसका मिल्कशेक का गिलास गिर चुका था और जमीन पर पड़ा था। लड़की की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वह हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। वीरा भी काफी ज्यादा शॉक थी, पर उसका फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेसलेस था। रावी उठकर खड़ी हुई और वायु और धैर्या के पास जाकर उनके हाथों को पकड़कर कहने लगी, क्या आप दोनों सच में मैरिड है? हमें बच्चा समझकर झूठ बोल रहे हैं। धैर्या ने उसके चेहरे पर लगे शेक को साफ करते हुए कहा, ये सच है, हम इनकी पत्नी है। बात सिर्फ इतनी है कि यह बात बाहर कोई नहीं जानता। धैर्या को इस तरह अपना नाम खुद से जोड़ता देख वायु काफी खुश था। रावी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वह जंप करते हुए कहने लगी, आप दोनों ने शादी कर ली, मतलब अब हमें इसके आगे तो कुछ कहती कि एक छोटे से हाँ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह मुड़ी और उसे अपनी बहन का गुस्से से भरा डरावना चेहरा दिखा जिसे देखकर वह चुप हो गई। वीरा सामने देखा और कहा, इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ, इसमें फर्श गंदा कर दिया। वायु ने हिलाया और कहा, कोई बात नहीं करण, साफ करवाओ। करण ने तुरंत एक बेल प्रेस कर दी। थोड़ी देर बाद कुछ क्लीनर ने आकर वहां का सारा खाना हटा दिया और फर्श भी साफ कर दिया। धैर्या ने रावीन और वीरा से कहा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं और क्या वह जानते हैं कि आप क्या करती हैं? दोनों लड़कियां जो थोड़ी शौक और एक्साइटमेंट में अपने मम्मी पापा को देख रही थी, अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया। रावी ने कसकर वीरा कहाँ पकड़ा हुआ था। वीरा ने उसके हाथ पर थोड़ा दबाव बनाया और कहा, उन्हें नहीं पता। करण, वायु, धैर्या चौंक कर उन्हें देख रहे थे। वीरा ने आगे कहा, कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण वह अभी सच नहीं जान सकते। हमारा काम उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम नहीं बता सकते। धैर्या ने उदार चेहरा बनाकर कहा, क्या आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है? हमें नहीं लगता ये सही है। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वह आपकी परेशानी समझेंगे और आपका साथ देंगे। आप अभी भी बच्चे हैं, आपको नहीं, आपके माता पिता को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। रावी और वीरा का दिल अजीब से दर्द के साथ धड़क रहा था। उनका मन कर रहा था कि अभी जाकर अपनी मम्मी को गले लगाए और कहे कि वो उनकी बेटियां हैं और वह सब वो उनसे छुपा रही है, पर अपने मन की इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दोनों में ना सिर हिला दिया और कहा, हर चीज का सही वक्त होता है। धैर्या उनके पर्सनल मैटर में ज्यादा बोलना सही नहीं समझा। वायु ने कहा, वैसे आप दोनों का असली नाम क्या है? रावी ने अपने पापा की तरफ देखा जो उनसे सवाल कर रहे थे और वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी खड़ी बहन ने कहा, आपको जानने की जरूरत नहीं है, हर कोई हमें सिर्फ आरवी के नाम से जानता है। बेहतर होगा कि आप भी वही जाने काम की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम एनजीओस को डोनेट करेंगे। हमने आपको 11 एनजीओस के नाम दिए थे। मैं चाहती हूं कि उन्हें इस फैशन मेगा में बुलाया जाए और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। जब उनके दोस्त वहां पर परफॉर्म करे तो वो उन्हें चीयर कर सके। वहां खड़ा और बेटा हर एक इंसान उसके इस सुझाव से काफी खुश था और सब जल्दी एग्री हो गए।
रावी और वीरा खड़े हुए और कहने लगे तो अब हमें चलना चाहिए। उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ा ही थे, एक बड़ी सी काली परछाई उन दोनों पर कूद गई। सब आंखें बड़ी बड़ी कर कर उन्हें देख रहे थे। वायु तेजी से आगे आया पर कुछ रोकने की बजाय वह स्टेचू की तरह वही खड़ा रहा। सबने जमीन पर देखा, दोनों बच्चियों के ऊपर बड़ा सा काला चीता था और वो उनके फेस को चाट रहा था और अपने सिर को उनके सीने पर रब कर रहा था। रावी खिलखिलाकर हंस रही थी जबकि वीरा अपने चेहरे पर शांत भाव लिए उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। वीरा ने कहा, दूर हटो। काला चीता जैसे उसकी बात सुनने का ही इंतजार कर रहा था, वो दूर हुआ और अपने पंजों के बल बैठकर अपनी चमकती हुई आंखों से उन्हें देखने लगा। धैर्या जल्दी से आ गई और दोनों को खड़ा कर कर कहने लगी, आप दोनों को ही लगी तो नहीं? उसने काल की तरफ देखा और कहा, काल ये क्या हरकत हुई? काल ने जैसे ही धैर्या को दिखा उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। वो उनके आसपास गोल गोल चक्कर लगा रहा था, उसकी पूंछ बार बार हिल रही थी और उसकी पीली आंखें बहुत चमक रही थी। उसने तीनों की फ्रॉक के हिस्से को अपने मुंह में दबाया और उन्हें खींचते हुए सोफे पर ले गया। तीनों हारकर उसके साथ वहां से चले गए और सोफे पर बैठ गए। सोफे के पास छोटा सा टेबल रखा था जिसे काल घूर कर देख रहा था। वायु ने जैसे ही काल के उस रिएक्शन को देखा उसने पीछे खड़े करण से कहा, इसे हटाओ। करण ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसने वहां रखा कॉफी टेबल हटा दिया। काल कूदा और फर्श के कार्पेट पर लेट गया। वह गोल गोल घूम रहा था। रावी अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसने कहा, काल तुम कैसे हो? धैर्या, वायु और करण ने हैरानी से रावी की तरफ देखा। वायु ने कहा, आप इसे जानती है? वह पहले से ही काफी शौक में था कि उसका काला चीता दो छोटी बच्चियों के साथ खेल रहा था, जबकि वह उसके अलावा सिर्फ धैर्या के पास ही पहली बार गया था। उसे इंसानों से कांटेक्ट बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उनसे तभी कांटेक्ट बनाता था जब उसे उन लोगों को मारना होता था और इस समय वह छोटी पप्पी की तरह दो छोटी लड़कियों से लिपटा हुआ था। रावी ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की ट्रिप एक्टिव के दौरान हम काल से मिले थे। वायु कुछ याद करने लगा, तभी उसे याद आया कि एक बार काल एक स्कूल ट्रिप में बच्चों के पास पहुँच गया था। उसने सोचा हो सकता है उसी ग्रुप में से ये दोनों लड़कियां हो। उसने अपना सिर झुकाकर काले चीते को देखा जो अपना सिर्फ धैर्या के पैरों पर रखकर अपनी सर उठाकर उसे देख रहा था। वह इस समय इतना मासूम लग रहा था जैसे वह छोटी सी बिल्ली हो। धैर्या प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। काल के दोनों पंजे आजू बाजू बैठी लड़कियों पर थे, जैसे वह उन तीनों को वहां से जाने की न देना चाहता हो। पता नहीं क्यों पर काल का इस तरह उन तीनों पर हक जमाना वायु को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे काल से बहुत जलन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो तीनों सिर्फ उसके पास होनी चाहिए और उन्हें हग उसे ही करना चाहिए। वायु ने सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काल ने अपना सिर घुमाया और घूर कर वायु को देखने लगा। कुछ पल तक वायु को घूरने के बाद उसने वापस अपना चेहरा हरिया की तरफ घुमा लिया। रावी ने उसके सिर पर हाथ फिर और कहा, तो तुम मिस्टर वायु से गुस्सा हो? उसने अपना सिर उठाकर वायु को देखा। यह आपका पेट है, ये सच में बहुत अच्छा है। आपको पता है जब मैं इसको उस जंगल में मिली थी तो मैं इसे वापस ले जाना चाहती थी पर कुछ लोग इसे अपने साथ ले गए। उसने इतना कहा ही था कि राका दौड़ते हुए वहां आया। उसने जल्दी से अपना सर झुकाया और कहा, सर काल ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और वह पूरे जंगल में जानवरों को मारने के लिए दौड़ रहा था। वह काफी गुस्से में है। शब्दों के खत्म होते ही उसकी नजर काल पर गई जो जमीन पर लेटा था और अपना एक पंजा गोल गोल घुमाकर छोटी बिल्ली जैसी एक्टिंग कर रहा था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठी थी सुंदर लड़कियों पर गई। उसने सोचा, क्या काल सिर्फ सुंदर लड़कियों को देखकर ही ऐसी हरकतें करता है? तभी उसे ध्यान आया, कमरे लड़कियां है। जहां तक वायु की बात थी, उसके केबिन में आना किसी को अलाउड नहीं था जब तक वायु परमिशन ना दे। राजवंश कॉरपोरेशन, वायु का ऑफिस। वायु ने बिना किसी भाव के राका को देखा और सख्ती से कहा, तो तुम इसे यहाँ ले आए? राका ने डरते हुए कहा, सर आपने मुझे यहाँ बुलाया था पर फोन पर आपकी आवाज सुनकर काल मेरे पीछे ही पड़ गया था। मुझे इसे मजबूरी में यहाँ लाना पड़ा। वायु ने गहरी सांस ली। उसका पेट अब बहुत जिद्दी होता जा रहा था। उसने मुड़कर वापस सोफे की तरफ देखा और काल की तरफ बढ़ गया। जब काल ने देखा कि वायु उसके पास आ रहा है तो वह जल्दी से उठकर बैठा और घूरकर वायु को देखने लगा। वायु अपने घुटनों के बल बैठकर अपना एक हाथ आगे करके लगा, अच्छा अब तुम नाराज क्यों हो?
काल ने पंजा उठाया और वायु का हाथ झटक कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसके बाद उसने अपनी नाक से थोड़ी की आवाज निकाली जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो। राका जो पीछे ही खड़ा था उसने कहा, आप काफी दिन से इससे मिलने नहीं आए। जब से हम सोम ठाकुर की हवेली से वापस आए हैं तब से आप इससे नहीं मिले। वायु ने खड़े होकर पीछे मुड़ते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, अब काल को मुझसे मिलना ही नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर वह अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया और लैपटॉप ऑन कर बैठ गया। उसने तिरछी नजरें करके देखा पर उसका पेट उसे भूल चुका था और खूबसूरत लड़कियों के साथ खेल रहा था। वायु को बहुत जलन हो रही थी, जिसे उसने बचपन से पाला था वह उसके साथ ऐसा कर रहा था। वह सब सोच रहा था कि उसे अपने पास एक हल्की और कठोर आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा, वीरा उसके पास ही खड़ी थी। उसने कहा, मुझे आपसे एक और बात करनी है। वायु ने हाँ में सिर हिलाया। पता नहीं क्यों पर वीरा की नज़र वायु के पैरों की तरफ चले गई थी। उसने देखा था कि छोटे बच्चे अपने पापा की गोदी में बैठते थे। जब भी उनके पापा काम करते थे वह अपने मन में उन अच्छी भावनाओं को नहीं आने देना चाहती थी, पर जब वह चारों एक साथ थे तो वह उन सारी बातों को सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना जाने क्यों पर वायु को उसकी मन की बात समझ आ गई थी। उसने वीरा को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वीरा का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वायु ऐसा कुछ करेगा, पर उसने जरा सी भी हिलने की हिम्मत नहीं की, जैसे ये सब एक सपने की तरह टूटकर बिखर जाएगा। वायु ने अपने लंबे हाथों को आगे करा और लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगा। थोड़ी देर में स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखने लगे और कुछ ग्राफ भी। उसने कहा, मुझे भी आपको कुछ बताना है। देखिए, हमारे हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च के बाद लगभग 40% प्रॉफिट हमें 2 दिन में मिल जाएगा। कुछ कंपनी हमारे साथ उनकी एडवर्टाइजमेंट को जोड़ना चाहती है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजे हैं। आप इनमें से चुनकर बता सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्चिंग के समय एडवर्टाइजिंग में दिखाना चाहिए, क्योंकि यह काम हमें बहुत जल्दी करना है। वीरा ने खुद को संभाला और लैपटॉप पर ध्यान से प्रास को आगे करके देखने लगी। उसका पूरा फोकस अब काम में लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ वायु अपने दिल में अजीब सी खुशी और सुकून महसूस कर रहा था। जब उसने वीरा को अपनी गोद में बिठाया था तो वो खुद भी अपने किए काम पर हैरान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रावी, धैर्या, करण और सुल्तान आंखें बड़ी बड़ी कर उन दोनों को देख रहे थे। विश्वास करने की सबसे मुश्किल चीज जो उन्होंने आज तक देखी थी वो उनके सामने था। पहला वायु जो हमेशा बच्चों से दूर रहता था और दूसरा वीरा जिसे लोगों से कांटेक्ट बनाने से नफरत थी। दोनों ही नेगेटिव लोग एक साथ है और बिना किसी पर ध्यान दिया अपना काम कर रहे थे। धैर्या नहीं जानती थी पर उसे वह नज़ारा देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। काल जो चारों को देख रहा था उसे महसूस हुआ कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। वो दौड़ से दहाड़ा जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। रावी ने अपने फोन से चुपके से वीरा के कुछ पिक्चर ले ली और फिर जमीन पर काल के पास बैठकर खेलने लगी। उसने कहा, काल तुम्हें अकेले बोर होता होगा ना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? काल ने अपना सिर उठाकर रावी को देखा। उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। रावी ने अपने फोन में फीमेल टाइगर के फोटोज को सर्च किया और एक एक कर काल को दिखाकर कहने लगी, मुझे बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है, हम उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। काल स्क्रीन की तरफ देख रहा था और कई सारे फीमेल टाइगर उसके सामने आ रही थी। तभी रावी एक फोटो पर रुकी और कहने लगी, इसे देखो, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वह टाइग्रेस येलो कलर की थी जिस पर ब्लैक कलर की काफी सारी लाइंस बनी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी और ऐसे पोस्टर में उसका फोटो खींचा गया था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। काल ने अपने पंजे उठाकर अपने सर पर रखकर उससे अपना फर सहलाने लगा। इस समय वह टीनेजर लड़के की तरह दिख रहा था जिसे पहला प्यार हो गया हो। धैर्या, सुल्तान, राका और करण जो रावी की क्यूट हरकत को देख रहे थे, काल को देखकर उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। रावी ने टाइगर्स के फोटो को बड़ा कर काल को दिखाया और कहा, देखो, तुम्हें पसंद नहीं आई? काल ने अपने दोनों पंजों से अपने चेहरे को ढका और नीचे सर कर बैठ गया। रावी ने छोटा सा मुंह बनाकर अपना सिर उठाया और धैर्या से कहने लगे, क्या इसे ये पसंद नहीं है? धैर्या रावी के चबी गालों को खींच कर कहने लगी, वह शर्मा गया है।
रावी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने काल को देखा जिसका सिर लगभग जमीन में घुस चुका था और कहा, क्या वो ब्लश कर रहा है? रावी उठी और धैर्या का हाथ पकड़कर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि सुल्तान का फोन बजा। सुल्तान ने कॉल रिसीव किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने चेयर पर बैठी बाप बेटी की जोड़ी को देखकर कहा, मैम एक जरूरी काम है, हमें जाना है। वीरा जो एक अलग दुनिया में जा चुकी थी जिसमें उसे अपने पापा की बाहों की गर्माहट से सेफ फील करवा रही थी, उससे बाहर आए और उसका चेहरा जिस पर थोड़ी नरमी आ गई थी वापस सख्त हो गया। वायु उठकर खड़ा हुआ और उसने वीरा को अपनी गोदी में ले लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वीरा ने अपने आप को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ वायु के गले में डाल दिए थे। वायु भूल गया था कि उसके साथ एक बच्ची है और उसने उसे जल्दी से अपनी गोदी में उठा लिया। वीरा को गोदी में लेकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वीरा अपने आप को एक मस्कुलर और मजबूत इंसान की गोदी में देखकर जो उसके पापा थे अचानक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके टमी में बहुत सारे बटरफ्लाई उड़ रहे हैं और उसके गाल थोड़े से जल रहे हैं। रावी घूरकर वीरा को देख रही थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना कर रखी थी। तभी उसकी नज़र वीरा गालों पर गई जो टमाटर जैसे लाल हो गए थे। उसने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और कैमरा को जूमिंग मोड पर सेट कर जल्दी से वायु और वीरा के काफी पास के चेहरे की पिक्चर क्लिक कर ली और तेज अपना फोन वापस रख लिया। धैर्या ने रावी के उस रिएक्शन को देख लिया था, इसलिए वह झुकी और उसने रावी को अपनी गोद में उठा लिया और चलकर वायु के पास खड़ी हो गई। करण और सुल्तान उस परिवार को देख रहे थे जो आज पूरा दिख रहा था। सुल्तान ने भी जल्दी अपना फोन बाहर निकाला और उन सब की फोटो क्लिक कर ली। वो उसे राजन शाही को भेजने वाला था। वायु ने ऐसा महसूस किया कि वह एक अलग दुनिया में है। दो प्यारी बेटियां और एक सुंदर पत्नी उसके साथ खड़ी थी। वह सच में उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ही रख लेना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसे बहुत निराशा हुई और उसकी पकड़ वीरा पर कस गई, जिससे वीरा को थोड़ा दर्द हुआ और उसके मुंह से छोटी सी चीख निकल गई, जिससे वह होश में भी आ गई थी। उसने घूरकर वायु को देखा और काम, मिस्टर वायु, पहले आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया और अब आप मुझे गोदी में ले चुके हैं। क्या आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं? उसके शब्द बहुत ज्यादा कठोर थे, जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। वायु ने तुरंत उसे नीचे उतार दिया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। धैर्या ने रावी के गालों को खींचा और कहा, अब आप भी नीचे उतर जाइए। रावी ने हाँ में गर्दन हिलाई और नीचे उतर गई। वीरा काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कहा, आप दोनों साथ चल रहे हैं ना? बच्ची और बड़ा इंसान वीरा की आवाज से कांप उठे थे और तेजी से उसके साथ वहां से निकल गए। वीरा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो ऐसा सपना नहीं देखना चाहती थी तो पूरा ही ना हो सके, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सोच रखा था जो उन सबको सिर्फ दुख देगा, पर वो करना जरूरी भी था। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु का केबिन करण भी वहां से जा चुका था और अब वहां सिर्फ धैर्या और वायु ही बचे थे। धैर्या नोटिस कर रही थी कि वायु कब से दरवाजे की तरफ देख रहा है और उसका चेहरा थोड़ा मायूस है। उसने आगे बढ़कर वायु को गले लगाया और कहा, आप उदास क्यों हैं? वायु ने अपने दोनों हाथ धैर्या की पीठ पर रखे और उसे और मजबूती से अपने सीने से लगाकर कहने लगा, काश ऐसा होता कि हमारे पास भी उन दोनों के जैसी बेटियां होती। आज इस मीटिंग ने मुझे एक परिवार की अहमियत बता दी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। तुम्हारी भी इच्छा होगी ना कि उन प्यारी सी लड़कियों जैसी तुम्हारी भी कोई बेटी हो जो तुम्हें मम्मा कहे है और मुझे पापा। धैर्या वायु की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भिजते जा रही थी। उसे डर था कि वायु के कहे शब्दों उसे सच कहने पर मजबूर कर सकते हैं और अब उसे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा समय तक वह इस बात को नहीं छुपा पाएगी। उसने खुद से कहा है, वायु आपकी भी दो बेटियां हैं, हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं जिस तरह आपने उस लड़की को गोदी में उठाया हुआ था। हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटियों को भी इसी तरह गोद में उठाए। हमारी बेटियां हमेशा एक पिता के प्यार के लिए तरसती है और हमारी मजबूरियां अभी भी उन्हें वह पाने नहीं दे रही। बस कुछ समय की बातें वायु, हमारा भी परिवार पूरा होगा। जिस तरह हम चारों साथ थे उसी तरह हमारी बेटियां, आप और हम एक साथ होंगे। वायु ने महसूस किया कि धैर्या उसकी बातों से बुरा फील कर रही थी और उसने उसके मूड को बदलने के लिए उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, वैसे मेरा पेट मुझे छोड़कर तुम तीनों के पास ही बैठा हुआ था, लगता है वो मुझसे बहुत नाराज है। धैर्या ने कहा, काल ने आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और देखिए जरा, आरवी के जाते ही वह भी राका के साथ यहाँ से चला गया। वायु
ने कहा, देखो सब मुझे छोड़ रहे हैं, मैं बहुत उदास हूँ। धैर्या परेशान हो गई और कहने लगी, आप उदास क्यों हो रहे हैं, हम हैं ना आपके साथ। वायु ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुम मुझे एक अच्छी सी किस दोगी। धैर्या ने खुद से कहा, यह आदमी हमेशा कुछ ना कुछ करके मुझसे किस मांगता रहता था। वो अपनी गर्दन ना में हिलाने ही वाली थी कि वायु ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और लाचार होकर उसके साथ वहीं खड़ी रही। केस आगे जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर।